नमस्कार दोस्तों। आपने नेपाल की कुछ फोटोज देखी होंगी, कुछ वीडियो देखी होंगी, जहां पर हिंदू सड़कों पे आया हुआ है, दंगे कर रहा है, आग लगा रहा है और अपना हक मांगना शुरू कर दिया। ये हिंदू राष्ट्र था और पहली बार शायद मैंने जिंदगी में हिंदुओं को देखा है अपने जीते जाते जो वो सड़कों पे आकर अपना हक मांग रहे हैं। हक ये है कि हम हिंदू राष्ट्र थे, हमें दोबारा से मोनार्की चाहिए यानी कि किंग चाहिए और हमें दोबारा से हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब इसको देखकर क्या भारत के जो हिंदू हैं वो जागेंगे, वो सड़कों पे आएंगे, वो बोलेंगे कि भैया हमें भी भारत था, भारत ही चाहिए और भारत ही रहेगा? क्या ऐसा कुछ काम होगा? क्या इसकी मुहिम शुरू हो गई है? इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं कि अगर नेपाल का हिंदू जगा है, क्या दुनिया का हिंदू भी जगा दिया है मोदी जी ने? ये मुद्दा मंजरी जी के सिवाय और कोई कवर नहीं कर सकता था। पिछली वीडियो में आपने देख लिया, मैंने दंडवत प्रणाम किया है बजरी जी को, टोटल सरेंडर। अब मंजरी जी, जो मुद्दा मुझे लास्ट वीडियो में आया था इसके ऊपर, इस मुद्दे की बात करके, ये मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नेपाल का हिंदू जगा है या मोदी जी ने पूरे भारत के या दुनिया के हिंदुओं को उन्होंने जगा दिया। तो सबसे पहले तो जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, नेपाल, हिंदू, भारत और पूरे दुनिया के हिंदू, क्या चल रहा है? देखिए, ये राजतंत्र वर्सेस लोकतंत्र है। अब दोनों को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ये देखते हैं। राजतंत्र में क्या होता है? एक राजा होता है, वो अपने जीवन पर्यंत उस देश के ऊपर राज करता है, उसके बाद उसका बेटा करता है। अब जैसा कि फिल्मों वगैरह में दिखाते हैं या इंग्लैंड वगैरह में होता था कि भाई आप राजा पैदा हो गए, ना पढ़ा ना लिखा, एक अनपढ़ गवार जाहिल किस्म का व्यक्ति जिसके दिमाग पर अहंकार सवार है, उसने उठा के इसको मरवाया, उसको कटवाया, उसको फेंकवाया, ये इमेज बनाई गई है। जब हम भारतीय राजवंशों को देखते हैं तो सबसे पहले नाम मेरे हृदय में श्री राम का आता है। क्या राम अनपढ़ थे? क्या गंवार थे? अहंकारी थे? पगले थे? नहीं। राम एक सुसंस्कृत सभ्य मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो राजा के बेटे को भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है। उसके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर, मतलब ये सोचिए, उसने चलना सीखा है तो तमीज से चले, उस समय से परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। क्यों? राजकुमार को सब देखते हैं, उसको छोटे बच्चों की तरीके से खिलखिला के हंसने का हक नहीं होता, मट्टी में लौटने का हक नहीं होता, जो सब सामान्य बच्चों को मिलता है। वो अगर पढ़ने जाएगा तो उसे टॉप करना ही करना है, क्योंकि उसे फ्यूचर राजा बनना, वरना जब उसके साथ के बच्चे वो कहेंगे अभी ये तो फेलियर था। जैसे हमारे दो राजवंशी बच्चों के लिए कहा जाता है कि यहाँ गए फेल हो गए, वहां गए फेल हो गए। ठीक है, तो जब आप नहीं, इस लेवल, फेल भी वो राजवंशी जो हैं फेल भी वहां हुए जहां पे आज तक कोई फेल नहीं हुआ, वहां भी फेल हो गए। ठीक है, तो आप यहाँ पे, आपको कपड़े ठीक से पहनने हैं, आपको बैठना उठना ठीक से, आपके गलत शब्द नहीं हो सकते, आपके गलत दोस्त नहीं हो सकते। दूसरा इंसान एक बार सिगरेट फूंक करके ट्राई करके निकल सकता है, इन भाई साहब की कितनी भी मजबूरी हो, ये नहीं हाथ लगा सकते। पब्लिक लाइफ इनको इतनी मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड, अंडर सर्वेलेंस, अंडर कैमरा तो वो जीनी पड़ती है। इनका एक स्टाफ होता है जो इनके ऊपर नजर रखता है और उनको क्या करे क्या ना करे बताता है। इनका बचपन से एक एक मिनट बंधा होता है और उसमें इनको सुख के, आनंद के क्षण खोजने होते हैं। जैसे आप देखिए कि बहुत सारे स्टार्स हैं, उनके बच्चे हैं, लोग उनके बच्चों के पीछे मतलब पैदा होते ही साथ इसके, ऐश्वर्या राय की बेटी कैसी लगती है, अनुष्का शर्मा की बेटी कैसी लगती है, ठीक है, तो ये अभी से बच्चे अंडर कैमरा जी रहे हैं। इससे ज्यादा, क्योंकि ये बच्चे अगर मिसबिहेव करें तो चलता है एक्टर या एक्ट्रेस के बच्चे, पर अगर वो बच्चे जो राजा है, राजकुमारी है या राजकुमार है, वो अगर इस तरीके से जीते तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो रादर देन आप ये कहिए सुख के सिंहासन के ऊपर कांटे लगे हैं ना, ऐसी जिंदगी होती है। ठीक, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उसको किस एंगल से जो है
दुनिया के सामने लाया जाएगा, कोई एक बरखा दत्त जैसा पत्रकार हो तो हो गया, फिनिश्ड। राइट, मोदी ने कुछ नहीं किया था, मौत का सौदागर का टाइटल दे दिया था। उसके बाद उस टाइटल के साथ मोदी कितने दिन तक जिए हैं, जब तक उन्होंने पूरी दुनिया में ये सत्यापित नहीं कर दिया कि मैं वो नहीं हूं जो पत्रकारों ने कहा है। तो ये इस तरीके की जो है जीवन शैली इन राजवंश के बच्चों की होती है। सामान्य इंसान 20-22 साल तक पढ़ाई करके बाहर निकल आता है, पर इनके लिए 10 साल की पढ़ाई राजनीति शास्त्र की अलग से होती है। इनको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, क्योंकि इनका जीवन हमेशा खतरे में रहता है। आप ये देखिए, राजा हमेशा फूड टेस्ट करके खाता है, ये सब खाता है, तो इनको क्या बनेगा, इनकी चॉइसेस बहुत कम होती है। क्या पहनेंगे, इनकी चॉइसेस बहुत कम होती है। कहाँ जाएंगे, ये इनकी चॉइसेस कम नहीं होती। एवरीथिंग इज चॉक्ड आउट फॉर देम। प्लस इनके साथ बचपन से ये है, आसपास के लोगों की मदद करते रहो, उनके दिल में जगह बनाओ, क्योंकि फ्यूचर में ये ही लॉयल्टी में बदलेगी और यही आपके काम आएगा। एक राजा को सबसे ज्यादा समझौते करने पड़ते हैं। उसके जीवन में निजी जैसा कुछ नहीं होता। देर इज नो पर्सनल लाइफ, एवरीथिंग इज पब्लिक एंड पब्लिक वांट्स टू नो। कोई भी इंफॉर्मेशन इनके जीवन की सफिशिएंट नहीं होती। ठीक है, तो ये आम इंसान की तरह पार्टी और रिलैक्स नहीं कर सकते। अगर ये किसी डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे, वहां पर भी इनके पास कैमरा होगा या पापराजी होंगे, और ये आज की बात नहीं है। अब आते हैं इसके, जब इनका पब्लिक लाइफ है, इनको सबकी मदद करनी है, इनको अच्छा अपने साथ के लोगों में से, आसपास के लोगों में से इनको मंत्री, महामंत्री, सब चीजें चूज करनी है। इनको राजकारण का एक एक चीज मालूम होनी चाहिए। अपने पिता को असिस्ट करना है। शादी इनके लिए राजनैतिक समझौते होते हैं। मैं चाणक्य का एग्जाम्पल लूंगी। धनानंद की मृत्यु चंद्रगुप्त के हाथों हुई। धनानंद की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ। पिता के हत्यारे से शादी करना उस राजकुमारी के लिए आसान होगा? और वो राजकुमारी इतनी स्ट्रांग थी कि चंद्रगुप्त उसके कमरे में कभी सोते नहीं थे, और जितनी देर उसके कमरे में रहते थे, उतनी देर बाहर बिल्कुल एकदम पहरा रहता था, जैसे युद्ध के मैदान में राजा का। आप समझिए, उसका वो पर्सनल मोमेंट भी उसका पर्सनल नहीं था, और कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। कितनी केस में आप सुनेंगे राजकुमारियों की शादी दुश्मन देश के साथ कर दी गई, क्योंकि वो राजनीतिक समझौता था। वो लड़की किसको चाहती है, उसके क्या अरमान थे, इससे कोई मतलब नहीं। पत्नी दुश्मन देश से आ गई। अब उस लड़के को एडजस्ट करना, पर्सनल लाइफ में भी ये ऐसे भी नई शादी करने का मूड है, लेकिन करनी पड़ेगी। एक ही के साथ रहने का मूड है, मल्टीपल करनी पड़ेगी। ये सब राजनीतिक समझौते हैं, और आपको इसे पर्सनल जीवन में जीना पड़ता है। तो राजतंत्र आसान नहीं होता। अब आ जाते हैं लोकतंत्र पे। लोकतंत्र में क्या हो रहा है, हर 5 साल पे सत्ता परिवर्तन होता है। वो सत्ता परिवर्तन आपके देश को असुरक्षित कर देता है। जैसे आप अपने देश में देखिए, कांग्रेस थी, वाजपेयी आए। वाजपेयी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो उन्होंने निर्णय लिए वो कांग्रेस ने फिर से पलट दिए। 5 साल में 3 बार आपके सारे रूल, सारे लॉस टॉपसी टर्वी हो गए। नो बडी हैज अ फिक्स गाइडलाइन। अभी प्रधानमंत्री आप चुनिए, लेकिन आपके ऊपर क्या है, एक राजा है। तो क्या इतना होगा कि मकोका ला सकते हैं, फिर हटा सकते हैं, फिर ला सकते हैं, फिर हटा सकते हैं? राजद्रोह जैसे कानून को आपने जो है बिल्कुल लिक्विफाई कर दिया। पता ही नहीं कि राजद्रोह जैसी कोई चीज होती है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो फॉरेन फंडिंग से सत्ता में आए हैं। उनको फॉरेन मीडिया ने सत्ता में बैठाला है, और उनको सारे देश के सीक्रेट्स इसके बदले में उनको देने हैं। और देश के जो सीक्रेट्स हैं, अगर दूसरे को देने हो तो ये तो राष्ट्रद्रोह है। और उनको ज्यादा सजा ना मिले, इसलिए इसकी सजा 3 साल है। प्राणदंड होना चाहिए। रिश्वत लेकर के अगर कोई काम कर रहा है तो ये राष्ट्रद्रोह है। इसके लिए भारतीय सभ्यता संस्कृति में मृत्यु दंड था।
अभी क्या है, हम्म। अभी तो इंक्वायरी में ही सारी जिंदगी निकल जाती है। जज के घर में जो है जले हुए नोटों का पिटारा निकलता है, और उसको अब मैक्सिमम लोकतंत्र में पनिशमेंट है, उसको वापस भेज दो। राजतंत्र में गर्दन उतर जाती, सारी जुडिशरी एक बार में सुधर जाती। 15 मिनट लगते हैं सही करने में। इंसान को ये पता मेरी गर्दन ऑन द लाइन है, वो कभी कोई गलती ही नहीं करेगा। दंड ऐसे ही होने चाहिए। ठीक। तो अभी क्या है, अब देखिए काफी सारे पत्रकार थे जो आ, आतंकवादी के आने का मार्ग बताते थे, जो मार्ग पे वो बताते थे उसी से आतंकवादी आते थे। वो ये बताते थे सेना कहाँ से घुस रही है, वो ये बताते थे सेना कितने लोग जा रहे हैं। राजतंत्र होता, वहीं उसको गोली मार दी जाती। लोकतंत्र था, आज भी घूम रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें आप देखेंगे लोकतंत्र एक्चुअली हानिकारक है। हर 4-5 साल में चुनाव कराने के लिए आप कितना पैसा, कितना रिसोर्स लगाते हैं, फिर आगे कौन आएगा इसकी बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी रहती है। और किस प्रेशर में वो कौन से कानून बदल देगा, कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। एक बिल्कुल नया नवेला व्यक्ति जिसको राज्य का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, दुनिया पप्पू कह रही है, उसको प्रधानमंत्री बनाना है। ये सबसे बड़ी विभीषिका है लोकतंत्र की। अभी आपके पास यूएसएआईडी के इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आए। 1948 में इटली की जो सरकार बनी थी, वो इटली के प्रति नहीं, अमेरिका के प्रति डेडिकेटेड थी। ये लोकतंत्र में 48 से हो रहा है। आप अभी भी उसमें सॉल्यूशन, डिफेक्टेड मॉडल में आप सॉल्यूशन तलाश रहे हैं। ये बहुत विचित्र बात है। राजतंत्र अब एग्जाम्पल लेते हैं, किम यो जुंग, ये किम यो उन नॉर्थ कोरिया का राजा है। आपके पास वहां की ज्यादा खबर नहीं है, क्लोज सोसाइटी है, लोग वहां के दुखी हैं, ये आपको बताया जा रहा है। पर आपने कभी नॉर्थ कोरियन से पूछा तुम सुखी हो, तुम दुखी हो? नहीं पूछा। ठीक है। इंग्लैंड में मोनार्की है, मैंने किसी को किंग चार्ल्स का विरोध करते हुए नहीं देखा। चुनाव वहां पर होते हैं, कभी ऋषि सुनक है, कभी स्ट्रामर है, ठीक है, लेकिन मोनार्की कांस्टेंट है। उन्होंने अपनी मोनार्की को पपेट बना के रखा है। पर अगर वो मोनार्की थोड़ी सी एक्टिव होती, तो आपको लगता है इंग्लैंड कभी इतना गरीब हो पाता? हम्म। आप समझिए, देश के लिए काम करने का भारतीय तरीका और है। अच्छा, आपने हमेशा सुना होगा कि सत्ता थोड़े दिनों के बाद दूसरे के हाथ में चली जाती। ऐसा नहीं है कि राजवंश खत्म नहीं हुए, बड़े से बड़ा राजवंश खत्म हुआ है, उसकी जगह दूसरे लोग सत्ता में आए। तो अगर ऐसा कोई अनाचारी राजा आ जाता है, तो उसको भी लोग हटा देते हैं। इट्स नॉट दैट। ठीक है। तो कि लोकतंत्र में ही खाली अनाचारी को हटाने का है, तो कितने अनाचारी आपने हटा दिए। इस समय कर्नाटक में जो मुख्यमंत्री हैं, वो अनाचार कर रहे हैं, कौन हटा पा रहा है उनको? बंगाल में बदस्तूर अनाचार चल रहा है, किसी ने हटाया? केरल ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, आपके पास है। आप कहते हैं राजतंत्र के कारण लड़ाई बहुत होती है, तो केंद्र और केरल की हो रही है, केंद्र और तमिलनाडु की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे हुई। लोकतंत्र का मतलब झगड़ों का निपटारा कब से हो गया? क्या भारत और पाकिस्तान का युद्ध लोकतंत्र में नहीं हुआ? तो एक टोपी पहना रखी है कि लोकतंत्र सॉल्यूशन है, जनता चुनेगी। अरे भाई, जिसको चुनेगी उसका कोई एक्सपीरियंस है। और जब नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव, राजीव के बाद परोक्ष रूप में तो सोनिया मनी थी, और आज परोक्ष रूप में राहुल है। ठीक है। सामने आके क्लेम करने की हिम्मत नहीं है, बात अलग है। तो ये भी तो राजवंश है, फर्स्ट फैमिली कहते ही हैं हम लोग। ठीक है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, तो भाई उनके लिए क्यों, जो राणा प्रताप के वंशज हैं, जो राणा सांगा के वंशज हैं, उनके लिए ना है, और इनके लिए हाँ है। ममता बनर्जी अपने भतीजे को ही तो सत्ता देगी, टीएमसी के सामान्य हम्म। कार्यकर्ता को दे रही है? नहीं दे रही है। हो गई खत्म बात। तो राजवंश तो यहाँ भी चल रहा है। पर आप उसके लिए एक जाकर के वोट डाल आते हैं, इसलिए आपको लगता है कि वो लोकतंत्र है। पर उसमें कितनी सारी चीजें मिथ्या प्रचार करके, आपने देखा ना, मीडिया अपना एजेंडा चलाती है, लोग उसके चक्कर में फंस करके आ, वोटिंग कराते हैं। तो आप अपने स्व विवेक से कहाँ काम ले रहे हैं?
आप जब पैसे लेके वोट देते हैं तो वो लोकतंत्र नहीं होता। जब आप अंडर मीडिया इन्फ्लुएंस कोई ओपिनियन बनाते हैं वो लोकतंत्र नहीं होता। जब चुनाव को प्रभावित करने के लिए विदेशी लोग कभी ड्रग्स कभी हथियार ये सब भेजते हैं तो वो लोकतंत्र नहीं होता। जब चुनाव में हिंसा होती है, कुछ लोगों को वोट नहीं देने दिया जाता तो वो लोकतंत्र नहीं होता। जब एक कौम को बहुत सारा जो है पावर दे दे करके उनसे बल्क में वोट फतवा निकलवा के कराया जाता है तो वो लोकतंत्र नहीं होता। तो चुनाव फ्री एंड फेयर होते ही नहीं है। जब चुनाव के प्रचार के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है ना तो लोकतंत्र नहीं होता। तो ये सारी चीजें लोकतंत्र बताई जाती हैं ताकि आपको लगे आप राजा हैं, पर आपके अधिकार बहुत हद तक खत्म कर दिए गए हैं क्योंकि लोकतंत्र वो नहीं होता। अभी कांग्रेस पार्टी जितने भी चुनावी वादे करके सत्ता में आई अब कह रही है हमारे पास पैसे नहीं हम पूरे नहीं कर सकते। तो ये तो धोखा हुआ ना। तो अब मॉरल ग्राउंड्स पे अगर आप कहें लोकतंत्र वाकई में है वो अपने वादे करके आई है, सबसे बड़े समय तक सत्ता में रही, उनको नहीं मालूम कि ये वादे जो मैं कर रहा हूँ वो पूरे नहीं कर सकता हूँ। और मौलिक अधिकारों के वो नैतिक अधिकारों के नाम पर वो फिर रिजाइन कर दें तो ऐसा नहीं होता। ये सब अब जो मेन मुद्दा है नेपाल उसमें आते हैं। नेपाल में राजवंश की हत्या हुई और लोकतंत्र समाप्त होकर के कम्युनिज्म आ गया। सबसे पहले जो खत्म हुआ वो है हिंदू राष्ट्रवाद और वहां पर हम्म। एथिज्म आ गया कि हम किसी धर्म को नहीं मानते। आप क्या हुआ जो आपके मंदिर थे, पुजारी थे, जो आप में एक सभ्यता थी, एक संस्कार था, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लग गया क्योंकि अब आप हिंदू नहीं रहे। ठीक है, माता पिता की इज्जत, बड़ों से के प्रति समर्पण, छोटों से अपनापन, सामाजिक सौहार्द, आ, हर चीज की ख्याल रखना, अपराध करने से बचना, झूठ बोलने से बचना, ये सब सनातन का अंग है। और ये सारी चीजें खत्म होने लगी, लोगों का मॉरल्स, लोगों का कैरेक्टर कॉम्प्रोमाइज होने लगे क्योंकि सनातनी संस्कार तो आप छोड़ते जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, पैसे, कम्युनिज्म जहां आता है वहां पर राजनीतिक और अनैतिक भ्रष्टाचार सिरमौर होता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार मतलब पैसे दे करके रिश्वत दे के काम कराओ। नैतिक भ्रष्टाचार की मतलब आप पैसा लेकर के कोई भी गलत काम कर सकते हैं। तो ये नैतिक भ्रष्टाचार है। आईएसआई का ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया नेपाल जब से जो है वहां पर राजसत्ता खत्म हुई। मोनार्की होती आईएसआई नहीं हो सकता था। मोनार्की होती तो चीन को इतनी इन्फ्लुएंस करके इस तरह से नेपाल को डेथ ट्रैप में नहीं जाने देती क्योंकि सारा धन तो राजा का है, सारी लैंड राजा की है। नेपाल के कुछ विलेजेस पे चीन का कब्जा है। राजवंश के होते ऐसा हो नहीं सकता था। आप तिब्बत ले लीजिए, तिब्बत में जब तक राजवंश था तब तक चीन अपनी बेटी देता था ताकि तिब्बत का गुस्सा न झेलना पड़े। जब राजवंश समाप्त हो गया अब तिब्बत की लड़कियां चीन में बेची जाती हैं। सिर्फ इतना फर्क है। नेपाली बहुत वीर होते हैं। अब क्या है, वहां पर इतने अपराध बढ़ चुके हैं और वो 4 देशों का प्लेग्राउंड बन गया है। वहां क्रिश्चियनिटी आ गई है और वहां पर यूएसएआईडी डीप स्टेट काम कर रहा है। वहां पे चीन है, वहां पे पाकिस्तान है और जितने भी एंटी इंडिया फोर्सेस हैं। और भारत भी अपना भाई नया प्रभुत्व कायम करने की कोशिश कर रहा है कि आप उस देश की भूमि हमें परेशान करने के लिए। भारत के आसपास के जितने लोग हैं, आप मालदीव ले लीजिए, मॉरिशस ले लीजिए, इन सबकी भूमि का उपयोग भारत को परेशान करने के लिए हो रहा है और कुछ नहीं। तो भारत को मजबूरी में ना चाहते हुए भी यहाँ पर जाकर के अपना प्रभुत्व कायम करना पड़ा है कि भाई हम तुमको मारने नहीं आ रहे पर तुम्हारी भूमि का प्रयोग करके मेरे दुश्मन मुझे मार रहे हैं तो मुझे अपनी सीमा बढ़ानी पड़ेगी। तो अब जब अगर हम बात करते हैं कि जो ज्ञानेंद्र जी हैं अभी वो महाराज हैं, मतलब उनको अगर सत्ता दे दी जाती है तो जो काम लोकतंत्र में 20 साल में होता है वो 2 महीने में हो सकता। उनको ऐसा नहीं है कि वो अभी तक जो है वो
मतलब सत्ता में नहीं थे, पर असंपृक्त भी नहीं थे कि उनके देश में क्या हो रहा है। उनको हम्म। मालूम है कौन गलत है, कौन सही है, किसको कैसे वो करना है, और हर एक को मतलब 20 साल कोर्ट में केस चला करके सजा देने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। आपको मालूम है ये व्यक्ति देशद्रोही है, इसने ये काम किया है, खत्म कीजिए उस व्यक्ति को और देश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि देश का मतलब है वहां रहने वाले कुछ करोड़ लोग। हम्म। ठीक है? अगर इसी चीज को आप प्रोलॉन्ग करते जाएंगे तो उतने दिन तक उन लोगों की, 20 करोड़ लोगों की जिंदगी को आप पटरी पे नहीं आने देंगे। उसकी उनके जीवन में जो प्रॉब्लम है वो बनी रहेगी। तो 20 करोड़ लोगों को राहत देने के लिए अगर आपको कुछ 100 लोगों को दंडित करना पड़ता है, प्राण दंड देने पड़ते हैं, तो ये अलाउड है। चाणक्य नीति कहती है, एक परिवार के लिए एक व्यक्ति को, एक गांव के लिए एक परिवार को, एक नगर के लिए एक गांव को, एक देश के लिए एक नगर को कुर्बान अगर करना पड़े तो कर देना चाहिए। और ये चीज जैसा कि मैंने बताया होता है, राजकुमारियों को दुश्मनों से विवाह करना पड़ता है। क्यों लोगों को अपने घर में दुश्मन की बेटी लानी पड़ती है? ताकि पूरा समाज सुखी रहे। दो राज परिवारों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने बच्चों की कुर्बानी देते हैं, अपने राज्यों की कुर्बानी नहीं देते। और इस चीज का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको फिर और तरह से भी करना पड़ेगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो है उसको चाइना फंड करता है, वो चीन के पक्ष में नेपाल के विरोध में काम करते हैं। उनके कार्यकर्ता और उनके राजनेताओं को अगर आपको दंडित करना पड़ता है तो आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर उनको दंड मिल जाएगा तो आगे आने वाले लोगों को चीन का साथ दे करके, आईएसआई का साथ दे करके नेपाल का विरोधी काम नहीं करने का अब मन करेगा। ये एक बहुत बड़ा डिटरेंस होगा। ये सारी चीजें उसके बाद जब आपके राज्य में अपराध कम हो जाते हैं, आपके राज्य में शांति आ जाती है, न्याय व्यवस्था आती है, तब आपका आर्थिक विकास होता है। किसी देश में जैसे अभी म्यांमार में भूकंप आ रहा है, तो जब भूकंप चल रहा हो तो उस समय नींव नहीं डालते हैं। जब भूकंप रुक जाएगा, धरती शांत हो जाएंगी, तब उसके बाद फिर आप नींव डालते हैं। और यहाँ पर जब राजनीतिक भूकंप चल रहा है, 2 साल इसकी सत्ता, फिर जोड़ता करके 2 साल इसकी सत्ता, फिर चुनाव, और चुनाव हमेशा बहुत महंगे होते हैं। फिर और ऊपर कोई कैपिटल नहीं है कि भैया तुम जो कर रहे हो वहां पर कोई चेक एंड बैलेंस देखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, जिसका जो मन आ रहा है सत्ता पा करके वो कर रहा है। अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षा के लिए अपने जो डेब्ट्स हैं उनको चुकाने के लिए एक देश की बलि चढ़ाई जा रही है, और इसका नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मोदी जैसा हीरा विरले मिलता है। जैसे लाखों सालों में कोई एक अगर मिल गया है, अब हर 5 साल में मोदी को 1 साल डेडिकेट करना पड़ता चुनाव के लिए। यही अगर उनको दे दिया जाए कि भाई ये साल भी आपको चुनाव के लिए नहीं डेडिकेट करना है, आपको शांति से अपना काम करना है, तो भारत आज पता नहीं कितना और आगे था। तो लोकतंत्र में मजबूरियां ज्यादा हैं, समझौते ज्यादा है, समाधान कम। जबकि राजतंत्र में लिमिटेड लोकतंत्र मिलता है। आप अपना प्रधानमंत्री चुन लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री कौन चुनेगा? वो लोग चुनेंगे जो इस बात की समझ रखते हो। एक दूध वाला हम्म। जिसे अपनी भैंस के आगे कुछ नहीं पता है, वो रक्षा मंत्री क्या चुनेगा? और एक व्यक्ति जो अपराधी है और उसके वोट की कीमत एक पीएचडी पढ़े लिखे व्यक्ति के बराबर कैसे हो सकता है? तो भीड़ तंत्र है ना। ओके, आप रक्षा मंत्री चुन रहे हैं तो उसको, वो सैनिकों को चुनना चाहिए, क्योंकि उनको उस बात की समझ है। आप विदेश मंत्री चुन रहे हैं तो विदेश के उसका कामकाज देखिए, विदेश मामलों में उसकी जानकारी देखिए। ऐसे थोड़े किसी को भी उठा के विदेश मंत्री बना दिया आज क्योंकि वो चुनाव जीत के आ गया है और उसके पीछे जो है एक प्रेशर है कि उसको मंत्री पद देना है। ठीक है, अभी शिक्षा मंत्री आपने बनाया, उसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान? और
जो अच्छे टीचर्स हैं, जो अच्छे शिक्षा व्यवस्था वाले लोग हैं, उनको उसके लिए वोट देना चाहिए। अब एक गंवार अगर शिक्षा मंत्री बना रहा है तो उसको क्या करे? तो सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। इस समय जो व्यवस्था है, लोकतंत्र का जो ढांचा है, एक्चुअली वही फ्लॉ। अगर इसको ठीक करने चलेंगे तो बहुत मुश्किल आएगी और बहुत लंबा समय लगेगा। इसकी बजाय अगर आप राजतंत्र धीरे धीरे लाइए, सिस्टमैटिक लाइए, जैसे कैसे लाइए वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे कोई राजवंश है, बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, ठीक है, और मैं आप देखिए कि वो लोग जो है अपने लोगों की जो उनके पास आते हैं उनकी मदद वगैरह करते हैं, काफी अच्छे एक अंपायर चला रहे हैं, तो उसमें उनको पता है कि हाँ चीजें मैनेज कैसे करते हैं, मैनेजेरियल अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास। उनको पहले आप सिस्टमैटिकली एक शहर का आप मेयर बनाइए, अच्छा काम कर लिया गवर्नर बनाइए, गवर्नर पे अच्छा काम कर लिया तो और थोड़े से राइट्स दे करके फिर इस तरीके से वन स्टेप बाय अदर उनकी स्किल्स को बढ़ाते हुए, उनको चीजें पढ़ाते हुए, आपको राजवंश को अगर वो करना है तो आपको चाणक्य नीति पढ़ानी पड़ेगी, पराशर संहिता पढ़ानी पड़ेगी, मनुस्मृति पढ़ानी पड़ेगी, इतने सारे ग्रंथ आपको पढ़ा करके उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा, तब जा करके वो होता है। आपको मालूम है युवराज एक पद है जिसे क्राउन प्रिंस कहते हैं, कि अगला राजा वो बनेगा। 10 साल कम से कम भावी राजा युवराज के पद पे काम करता है। ऐसे ही नहीं पैदा हो गया उसको राजा बना दिया। अगर ऐसे केस में राजा बनाया जाता है तो उसकी माँ उसके बिहाफ पर शासन करती है और उसको फिर ट्रेनिंग मिलती है, तब जा करके वो आता है। ऐसे ही नहीं है कि 8 साल के बच्चे को अगर राजगद्दी दे दी गई मजबूरी में, क्योंकि पूरे देश को एक रखना है, तो वो उसके निर्णय चलने लगेंगे। उसकी माता जो इस काम में प्रवीण है, उसके ऐसे ही राजा किसी चलती फिरती लड़की से शादी नहीं कर लेता है। जो पटरानी होती है उसको राजकार्य में प्रवीण होना चाहिए और राजा के साथ मिलकर के इन सारे कार्यों को करना आना चाहिए। जैसे आपने बाहुबली एक मूवी देखी है जिसमें शिवगामी एक स्त्री है, वो प्रवीण है इस काम में, ठीक है उससे एक गलती हुई और एक गलती का परिणाम बहुत बुरा हुआ, परंतु वो प्रवीण थी, दक्ष थी अपने कार्य में, उसके पति को किनारे रख करके जनता उसकी सुनती थी। तो वो सारी चीजें, इस तरह की मजबूत कैरेक्टर वाली औरतें स्त्रियां हमारे यहाँ होती है। और वो रानी अब्बका ले लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई ले लीजिए, ऐसे ही नहीं चलते फिरते आकर के इनको। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसे पिता की गरीब घर में पैदा हुई थी, परंतु उनमें वो दक्षता थी, तो उनको ट्रेनिंग दी गई और बाद में उनके पति दामोदर दास ने उनसे सिर्फ इसलिए विवाह किया क्योंकि वो अपने कार्यकाल में दक्ष थी। और वो चीज चाहिए इस समय नेपाल को। नेपाल को इस समय बांधने के लिए अगर आप एक और चुनाव करा लेंगे तो फिर ऐसा ही कोई आ जाएगा। तो आपको वहां पर भी एक चीज आपको जानना चाहिए, नेपाल का जो आर्मी चीफ है वो हमारे यहाँ ऑनरेरी है, और जो हमारे यहाँ आर्मी चीफ है वो नेपाल में ऑनरेरी है। तो एक बार फिर आपको क्षत्रिय पक्ष का साथ लेना पड़ रहा है, आर्मी चीफ का साथ लेना पड़ रहा है एक देश को स्टेबलाइज करने के लिए। लिमिटेड लोकतंत्र राजतंत्र के अधीन यही व्यवस्था भारत की थी, और आपने 70 साल लोकतंत्र का मखौल देख लिया है, भीड़ तंत्र देख लिया है। आपको अगर शांति व्यवस्था चाहिए तो वापस उसी पर आना पड़ेगा। पुतिन अपने देश के लगभग राजा हैं, इसलिए वो देश शांत है। युद्ध के बाद भी वहां पर विकास हो रहा है। मोदी हमारे यहाँ के लगभग राजा है, इसलिए यहाँ पर देश शांत है, वरना यहाँ पर भी कोई कोर कसर नहीं बचेगी। तो एक सशक्त राजा का होना एक देश के लिए आवश्यक है। आपको लोकतंत्र से बमुश्किल मिलता है, आजादी से, जिसको आप सो कॉल्ड आजादी कहते हैं, आपने उसमें क्या पाया? अंग्रेजों के अधीन जिसने सत्ता बनाई थी वो थे नेहरू, और उन्होंने अंग्रेजों के जाने के बाद भी सत्ता बनाई। क्या मजाक है, ठीक है। और आप कहते हैं कि राजवंशों ने समझौता किया, इससे बड़ा समझौता आपने किसी का होते देखा है? एडविना का बैग उठा करके घूमते थे। तो
जो इमेज बनाई गई है, जो पढ़ाया गया है, जरा उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और अगर भविष्य में देशों को शांत करना और विश्व का विकास करना है, तो आपको राजवंश की आवश्यकता पड़ेगी। और इसीलिए जनता उनको इतना प्यार करती है और उनके लिए इतनी समर्पित होती है, क्योंकि अगर राजा का सर नहीं कटता है, तो राज्य का पतन नहीं होता। अगर राजा मतलब सर्वप्रथम होता है, जो अपनी बलि देता है, तब जाके आ, राज्य को नुकसान पहुंचे। तो जनता तो सुरक्षित है ना। लोकतंत्र हम्म। में जनता राजा है तो जनता का गला कटता है, राजतंत्र में वो एक व्यक्ति राजा, उसका गला कटता है। तो आप बताइए, आपको 150 करोड़ का गला कटवाना है कि एक व्यक्ति का? वो राजा होता, उसके पास श्री है, लक्ष्मी है, वैभव है, सब कुछ है, पर उसकी गर्दन पे एक तलवार भी है और वो हमेशा लटकती रहती है। उसको मारने के लिए लोग चाले चलते हैं और मौके ढूंढते रहते हैं। वो खाना बिना चखाए झूठा खाना खाता है बेचारा, कि अगर उसकी थाली में से किसी और ने नहीं खाया, हो सकता कटोरी में जहर हो, सब्जी ठीक हो। आप समझिए, बहुत मजबूरियां होती हैं, और सबसे ज्यादा समझौते वो करता है, सबसे ज्यादा दान करता है, सबकी लॉयल्टीज उसको खरीद के बना के रखनी पड़ती है। वो जोर से कभी ऐसे बोल भी नहीं सकता कि अरे भैया, अगर मैंने, आप बहुत सारे केसेस देखेंगे कि राजा ने एक मंत्री को डांट दिया, उसका ईगो हर्ट हो गया, उसने सत्ता परिवर्तन करा दिया। ठीक है, आपको इतना संभल के चलना पड़ता, आसान नहीं है राज करना। लोगों को केवल ये दिखता है कि राजा के पास कपड़े कैसे हैं, गहने कैसे हैं, वो कितने मजे से रहता है। अरे भाई, एक बकरी को शेर को एक पिंजरे में रखो और बकरी को वहां पर डोरी से बांध दो, खूब खाना खिलाओ, एक उसका वजन बकरी का घटता जाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। राजा वो मैं वही स्थिति में है, बकरी नहीं होता, वो होता तो शेर ही है, लेकिन उसकी स्थिति वही होती है कि उसको एक नहीं, बहुत सारे शेर मारने के लिए वो कर रहे हैं, और अगर उसके हाथ की तलवार छूटी तो वो गया। तो आप हम्म। समझिए। और मैं ये कहूंगी, ये भारत के लिए एक शुभ सूचना है कि राजवंश के पक्ष में जो आंदोलन हो रहा है वो नेपाल में हो रहा है। जैसे ही वहां राजवंश आएगा, वैसे ही वहां हिंदू राष्ट्र आएगा। वहां पे मंदिरों की, धर्म की, नैतिक परंपराएं ठीक हो जाएंगी। वहां पर जो वो राजनैतिक अपराधी हैं, उनको दंड मिलेगा। राजनैतिक करप्शन, ब्यूरोक्रेसी, ये सब लिमिट में आते जाएंगे। और 5 साल में नेपाल वो तरक्की कर सकता है जो भारत 20 साल में नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ दंड का विधान है ही नहीं। तो लोकतंत्र सबूत मांगता है, राजतंत्र उस पे भी ऑपरेट करता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी व्यवस्था बना करके जल्दी विकास करना है, तो आपको राजवंशों को धीरे धीरे करके ऊपर लाना पड़ेगा, इसके बिना कोई उपाय नहीं है जी। मंजरी जी, आपने जो ये लोकतंत्र और राजतंत्र का जो आपने पूरा ये एक लाइन खींच दी। लोकतंत्र का हमने मजाक देख लिया, हमारे साथ जो हुआ, और राजवंश का उनको अकल आ गई। नेपाल वालों को बोल रहे हैं हमें राजवंश ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने दोनों का उन्होंने फायदा देखा है। उन्होंने राजवंश भी देखा है, लोकतंत्र भी देख लिया। अभी उनको पता लग गया कि दोनों में से बेटर क्या है। लेकिन हमारे देश में हमने भी तो लोकतंत्र के नाम पर राजवंशी तो देखा है, और पप्पुओं की फैमिली हमारे पर राज करती रही। और आपको मालूम है कि किस तरह से रूल्स बनाए गए कि हमारी कंट्री को इन्होंने टेक ओवर करना है। अब अगर यहां पर, जैसे आपने बोला कि अगर सत्ता गलत आदमी के हाथ में आती है तो भट्टा बैठ जाता है। यहां पे पप्पू को राजवंश में, आपको मालूम है युवराज है, पिछले 50 साल से ट्रेनिंग ले रहा है कि इस देश में राजा कैसे बनना है। अगर पप्पू आ गया फिर क्या करेंगे? यानी कि वहां पे जो लोग हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट है भारत के हिंदुओं से, क्योंकि वहां पे तो उन्होंने देख लिया कि उनकी जो राजवंश है उसी को उन्होंने लेकर आना है, बिकॉज ही वॉज राइट फॉर द कंट्री। और हमारे देश में आपको मालूम है 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पप्पू को चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, और सेकुलर हिंदुओं में भी 25-30% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पप्पू इस देश का राजा बने या प्रधानमंत्री बने। फिर उसको आप कैसे काउंटर करेंगी? भारत में भी जनता को समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र
आपके ऊपर बोझ है। और 30% लोग से कम ही हैं जो पप्पू के समर्थक हैं, और धीरे धीरे उसके समर्थकों की संख्या कम होती जा रही है। ये समर्थक वो है जिन्हें भारत से नहीं अपनी जेबों को लाइन करने से मतलब है, और उन्हें भारत को टूटता देख करके सुख और आनंद मिलता है। आप राष्ट्रद्रोही या एंटी नेशनल इनको कह सकते हैं। और भारत की जनता समझदार है, तभी अभी तक भी वो युवराज इन मेकिंग है, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, कभी भी ऊपर आ नहीं पाया। चाहे आप मतलब जब यूएसएआईडी फंडिंग मैक्सिमम पे थी, मीडिया उसका था, तब भी वो बेचारा नहीं आ पाया। अब इससे ज्यादा हमारी समझदारी का क्या सबूत देते हैं? हिंदू एकता का ये सबूत है, हमारी समझदारी का सबूत है, और अब नहीं आ सकता ये बात तो उसको भी मालूम है। अब वो भी मालदीव जैसा हो गया है, पाकिस्तान जैसा हो गया है, जिसकी न्यूसेंस वैल्यू तो है पर कोई क्रिएटिव पॉजिटिव वैल्यू नहीं। ओके, तो ये हो गई हम बात सब भारतीयों को समझ में आती है, पर एक आपने इमेज बना रखी थी, उसको तोड़ने में और नई चीज गढ़ने में समय लगता है। अब लोकतंत्र के फ्लॉज धीरे धीरे सबको समझ में आ रहे हैं, जनता धीरे धीरे राजतंत्र मांगेगी। और जनता की जो मांग होती है ना, क्योंकि 140 करोड़ से आप लड़ नहीं सकते। ओके, तो जो जनता मांगेगी वो जनता को मिलेगा, जैसे नेपाल में मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जिसको बाद में भारत में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम भूटान की बात ना करें तो गलत हो जाएगा। भूटान में हम्म। राजवंश है, एक अच्छा राजा है जिसको जनता पसंद करती है, कार्बन फुटप्रिंट नेगेटिव है, देश डेवलप्ड है, कोई समस्या नहीं है। क्या एक दिक्कत है नेपाल को और भूटान को? वो देश इतना बड़ा नहीं है कि वो अपनी रक्षा कर सके। ठीक है, तो उसने भारत से एक टाई अप कर रखा है। तो अब ये बात हो रही है कि आप भारत क्या, देखिए डोकलाम वगैरह जो हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि चाइना ने सोचा था बिना आर्मी का देश है, छोटा सा देश है, खा जाऊंगा। तो देशों का साइज भी उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर एक समस्या खड़ा कर देता है, भले ही वो कितने अच्छे हों। इसके कारण राजा समझौता करता है, किसी बड़ी सत्ता का भाग बनता है। तो आपने कुछ चीजें समझी होंगी, सुनी होंगी, समझी नहीं होंगी। एक होता राजा, एक होता महाराजा, एक होता छत्रपति, एक होता चक्रवर्ती, फिर उसके सम्राट, और उसके इस तरीके से लेवल है। तो राजा एक राज्य का, वो शहर का होता था जिसको हम मेयर कहते हैं। ठीक है, हम्म। महाराजा जिसे आजकल सीएम कहते हैं या गवर्नर कह लीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है छत्रपति, जैसे वो एक बड़े एरिया का शिवाजी थे। उसके ऊपर होता है सम्राट, जैसे भारत का कोई अधीश होगा जिसने अपनी सीमा का अशोक। विस्तार किया। अशोक। अशोक, अशोक सम्राट। नहीं नहीं नहीं, अशोक अलग है, अशोक अलग। फिर जिसने अपनी सीमा का विस्तार करके अपने राज्य को शांति प्रदान की हो, सीमा का विस्तार किया, उसे चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। सम्राट में भी एक सिंपल सम्राट होता है, एक चक्रवर्ती सम्राट होता है। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप थे। ये टाइटल्स ऐसा ही नहीं किसी को भी महाराज बोल दोगे, किसी को भी राजा बोलोगे, किसी को भी महाराजा बोल दोगे। तो जो भूटान करने जा रहा है वो एक राज परिवार है, वो भारत के साथ विलय कर रहा है, मतलब अपनी काफी सारी स्वाधीनता वो सरेंडर कर रहे हैं। वो भारत को इस बात के लिए टैक्स देंगे क्योंकि भारत की मिलिट्री वहां पे होगी, तो उसका भाई आपको खर्च वगैरह वहन करना पड़ेगा। ये भी वो चल रहा है, लेकिन भूटान राजवंश में है, डेवलप है, और वहां पर हर तरह की सुंदरता स्थापित है। चाइना उसे एग्रेस करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए भूटान को भारत के साथ आना पड़ा, चीन से बचने के लिए। पर वो काम फिलीपींस भी कर रहा है, वियतनाम भी कर रहा है, कंबोडिया भी कर रहा है, इंडोनेशिया भी कर रहा है, मालदीव भी कर रहा है, मॉरिशस भी कर रहा है। अब नेपाल भी करे, नेपाल ने तो पहले भी कहा था, नेहरू जी ने मना कर दिया। हम्म। ठीक है, नेपाल पहले भी आने वाला था। तो आप इन सब चीजों को समझिए। समस्या का की जड़ वहां पर है जहां पर बहुत छोटा साइज है देश का। लेकिन यहाँ पर आप नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले लीजिए। अमेरिका घुटने टेक के बात करता रहा नॉर्थ कोरिया से, वो दहाड़ता रहा मैं छोटा हूं या बड़ा हूं, तूने गलती की और मैंने मिसाइल दागी।
स्वतंत्र है, स्वायत्त है, आप उसके बारे में मिथ्या प्रचार कर सकते हैं। जैसे मोदी को आप मौत का सौदागर कहते थे। सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद इराक का जो हाल हुआ है, अब बात ये सद्दाम बेहतर था या आईएसआई बेहतर है, ये सवाल कोई नहीं करता। ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान है, आज लोग उनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने देश की स्त्रियों को स्वतंत्रता दी ना। हम्म। वो जो विकास के कार्य अपने देश के लिए कर रहे हैं, क्या लोकतंत्र में संभव थे? ईरान में संभव है, ईरान इम्पॉसिबल। में लोकतंत्र है। ठीक है, तालिबान है, संभव है। पाकिस्तान में संभव है, नहीं। तो मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं, वो एक राजवंशी, और वो सत्ता में है और वो संतुष्ट है। तो आपको इन चीजों का समझना चाहिए, आपको कंपेयर करके देखना चाहिए कि लोकतंत्र के हानि और लाभ क्या है, राजतंत्र के हानि और लाभ क्या है। लोकतंत्र में कोई भी पॉपुलर हो गया, अमिताभ बच्चन लड़के चुनाव जीत गए, अब उनको अगर सत्ता दे दी जाएगी तो वो क्या करेंगे? वो तो एक बार कंफ्यूज कोशिश रहेंगे करके ना, कि जया बच्चन की तरफ जाएं किसने कि क्या रेखा की सुने। तरफ जाएं। हाँ, वो परपेचुअल कंफ्यूजन में आज तक है। लेकिन आज का जया बच्चन को देख के निर्णय साफ है, आ जाए। ओके, तो अब ये चीज, बिल गेट्स क्या था? एक्टर था। जेलेंस्की क्या था? एक्टर था, बन गया। पहले वो अकेला नाचता था स्टेज पे खड़े होके, आज पूरा यूक्रेन नाच रहा है, भाग रहा है। तो ऐसे क्लाउन्स लोकतंत्र में सत्ता में आ जाते हैं, उनके पक्ष में माहौल बनाया जाता है। जो रूलर होता है, भाई देखिए, एक चीज है, अगर कोई काम करेगा तो उससे गलती होगी, किसी ने काम ही नहीं किया तो उसकी गलती कहां से गिनाओगे? तो ये जो चीजें यहाँ पर ये लोग यूज करते हैं, इनको गहराई से जब आप समझदारी से शांति से स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत कुछ फसाड है। और इसको दूर करने के लिए एक सत्ता का केंद्र होना चाहिए, और उस सत्ता के केंद्र को 5 साल से ज्यादा कांस्टेंट होना चाहिए। अब एक हम्म। बेवकूफी भरी चीज यूएसए में है, 2 बार के बाद प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। भाई साहब, 10 साल में तो आपकी 8-10 साल में ट्रेनिंग होती है। किसी को भी आप देखिए, पढ़ाई करना, किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट बनना है, अच्छा टीचर बनना है, उसके लिए उसको 8-10 साल पढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा पहले दिन से अच्छा टीचर होगा ऐसा कोई विरला ही होता है, राइट? तो जॉब एक्सपीरियंस मैटर करता है। 8-10 साल में जब आप इस लायक बने कि अब आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं, टेनर ओवर, खिसक लो भैया। ये सारी बेवकूफियां जो चलती हैं। मैं एक चीज, आप कई लोगों को देखा मैंने, एक साहब, उनका नाम नहीं ले सकती हूँ, उनको जो है कैपिलरी वाटर मैनेजमेंट सिखाया गया कि हाउ टू एक्टिवेट द सॉइल सो दैट इंजीनियरिंग में कैपिलरी वाटर ऊपर आए कैपिलरी एक्शन से, और उसके बाद इरिगेशन का वो एक बहुत नया नया तरीका था। ट्रेनिंग में 1970 के दशक में 5 लाख रुपए खर्च किए गए। उसके बाद क्या किया? उसके बाद डिजाइन में ट्रांसफर कर दिया। दैट इज लोकतंत्र फॉर यू। अब उसके ऊपर जो 5 लाख आपने ट्रेनिंग पे खर्चा किया था, उसका 5 पैसे का रिटर्न आपको नहीं मिला। ये चीज आप आईएएस वगैरह सब जगह करते हैं। जब तक उसे उस शहर का सिस्टम समझ में आए, हर शहर का अपना एक कैरेक्टर होता है, राइट? आप वहां गए, आपको जब तक उसका सिस्टम समझ में आया, ट्रांसफर। तो राज कौन कर रहा हम्म। है? क्लर्क, जिसका ट्रांसफर नहीं होता है। उसके कॉमा फुल स्टॉप में आपकी जिंदगी निर्भर करती है। तो आप इलेक्ट करते हैं नेता को, सेलेक्ट करते हैं आईएएस को, पर राज करता है बाबू। देश की हाल आप देख लीजिए। इसी बाबूडम पे तो आप जो है नकेल कसने की बड़े दिनों से कोशिश कर रहे हैं, और काफी हद तक सफल भी हो गए, पर काफी हद तक विफल भी हो गए। तो राजतंत्र में ऐसे बाबुओं की नहीं चलती, राजा की चलती है। वो लार्जर बर्ड्स आई व्यू से देखता है, लार्जर पर्सपेक्टिव होता है, भूत भविष्य वर्तमान देखता है। 20 साल के लिए सत्ता का एक केंद्र होता है, अगर उसको मारा ना जाए, 20 से 40 साल, 60 साल, जितने साल भी वो राज्य करता है,
उसके बाद उसके बेटे की ट्रेनिंग हो चुकी होती है, उसके पोते की जो ट्रेनिंग हो चुकी होती है, पड़ पोते की ट्रेनिंग हो चुकी होती है। ये पूरा कुनबा जो है मिलकर के एक धारा में, एक दिशा में काम कर रहा होता है। उस सबको हटा करके आप लोकतंत्र ले आए। अब वही अंधेर नगरी, हम्म। चौपट राजा, टका सिर भाजी, टका सिर खाजा, टके मुर्गे हुए हो, चलते रहो। अच्छा और भी बहुत मज सारे बुद्धिमान इस बारे में बहस करते रहेंगे, लोकतंत्र या राजतंत्र पढ़ो क्या है। और एक मैं सबको सलाह और दूंगी, जरा मनुस्मृति पढ़िए। आप जो जलाना चाहता है ना, उसके मुंह पे तमाचा मारेंगे। पराशर संहिता पढ़िए। ये व्यवस्थाएं हैं भारतीय समाज की, जो अनंत काल से चली आ रही है, और इन्होंने भारत को, इन व्यवस्थाओं ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। क्योंकि राजा अगर बदल भी जाता था, पराशर संहिता नहीं बदलती थी, चाणक्य नीति नहीं बदलती थी। तो वो लोगों को पढ़ना चाहिए, आपके ग्रंथों में क्या लिखा है। इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छी काम किया था। उसने क्या किया, पेपर और इंक लाइसेंस कर दी। प्रेस आप खोल सकते हो, आपका अधिकार है, ठीक है। पेपर आपको नहीं मिलेगा, छापोगे क्या। कितने प्रकाशन साहब। खत्म हो गए, कितने ग्रंथ खत्म हो गए, क्योंकि छापने के लिए पेपर नहीं मिला और इंक नहीं मिली। मशीन आप अपने पैसे से ले सकते हैं, बिल्डिंग आप अपने पैसे से ले सकते हैं, पर पेपर पे राश नहीं, पेपर नहीं मिला। और इस चक्कर में आपके ग्रंथ विलुप्त हो गए, लाइब्रेरीज में धक्के खा रहे हैं और बिक रहे हैं। मैंने अपनी आंख से देखा है, ताम्र पत्र खुले में रखे हुए हैं, ताड़ के पत्ती से ढके हुए, जबकि उनको प्रॉपरली एयर कंडीशन आर्काइव में सील पैक होना चाहिए। ओके, तो आपकी चीजें नष्ट हो रही हैं समय के कारण, पर आप अगर उसको पढ़ना और उसको सम्मान देना शुरू कर लें, तो आप भविष्य में अच्छी सभ्यताएं वो कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। भारत को भी मेरे देखिए हिसाब से भविष्य में राजतंत्र में आना पड़ेगा, अगर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारी हर 5 साल पे एक वो उठा वाट न पटक ना लगे। हो, वाट ना लगे। हर 5 साल पे अपनी बैंड बजवाने का नाम चुनाव है। और इंदिरा गांधी ने हर 6 महीने, हर 5 महीने, हर दूसरे दिन चुनाव की व्यवस्था कर रखी थी। तो आप परपेचुअल ये फैसला मोदी ने सौगात दी, चुनाव को देख करके दी। अरे भाई, चुनाव कब नहीं होते भारत, एक साल ऐसा बता दो जिसमें चुनाव नहीं, उस साल में हम काम करेंगे। तो ये सब चीजें देखते हुए धीरे धीरे स्लो शिफ्ट एंड स्टेडी शिफ्ट ये आपको चाहिए जी। चलिए, अब आपने मनुस्मृति की बात करी है। पहली बात ये, जो टेलीग्राम अकाउंट के नीचे लिंक आ रहा है, मैं उसके अंदर ये बुक फ्रीली अपलोड करने वाला हूं। आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इवन आपको शेयर भी करना है किसी के साथ, आप शेयर भी कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने एक बार लास्ट टाइम भी वीडियो में बोला था कि मोदी जो काम अपने देश में करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहीं और करवाते हैं। आपको लगता है कि नेपाल में जो ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये इसलिए है कि उसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या निकलेगा, कहाँ पे आग लगेगी, कौन क्या करेगा, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन भारत में होगा? मैं बस यही बात इस बार नहीं कहना चाहती थी। मैं इतनी बात बोल गई, बस यही एक बात मैं नहीं कहना चाहती थी। और तो मोदी सुबीर विदेश जैन ऐसे छोड़ दे आपको, ये हो नहीं सकता। सकता है। आई विल नाइदर कंफर्म नॉट डिनाई। सो यू नीदर वांट टू कंफर्म नॉट डिनाई। वेरी गुड। ये तो ऐसा लगता है कि आपने हॉलीवुड की बहुत ज़्यादा मूवीज देख ली है और वही स्टेटमेंट आपने दे दिया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंट एक किया जा रहा है कि अगर दोबारा से मोनार्की आती है तो क्या नेपाल में जो तरक्की का टाइम उन्होंने पहले देखा, क्या वो टाइम दोबारा से आएगा? और अगर वहां आएगा तो हो सकता है उसको देखने के बाद जो भारत का हिंदू है, सनातनी है, वो भी जागेगा कि हमें भी ऐसा परिवर्तन चाहिए और इस देश का एक नया प्रधानमंत्री की बजाय एक नया राजा चूज कर लेना चाहिए। अब राजा कौन हो,
ये मैं बात आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब हमारे सामने 3-4 विकल्प है। मोदी जी हैं जो राजा बन सकते हैं भारत के, इंडिया के तो प्रधानमंत्री होगा, भारत का राजा ही था और राजा ही बनेगा। योगी जी एक और है जो राजा बन सकते हैं। पप्पू भी है लाइन में, क्या वो भी राजा हो सकता है? या आपके दिमाग में कोई और है जो इस देश का राजा बनने के लायक है या बनना चाहिए आपके हिसाब से? यू कैन शेयर योर ओपिनियन ऑन हु द फर्स्ट राजा या महाराजा या सम्राट होना चाहिए भारत का। मंजरी जी ने समझा दिया कि लोकतंत्र में और राजतंत्र में फर्क क्या होता है। इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलते हैं राजतंत्र में, और लोकतंत्र में 20-20 साल केस चलते रहते हैं, कुछ होता नहीं है। और जो केस को फैसला देने वाले होते हैं वो तो नोटों की गड्डियों के साथ आजकल पाए जाते हैं और बोल देते हैं कि मनु तो पता ही नहीं कि मेरे घर में इतना पैसा था, ये मेरा नहीं है, किसी ने रख दिया। यानी कि मैं 2 नंबर में पैसे कमा रहा हूं और मैं जज साहब के घर में काम कर रहा हूं, तो मैं अपने घर में पैसे ना रखकर जज साहब के घर में पैसे रख रहा हूं। इससे बड़ा बेवकूफ तो कोई, आप समझ सकते हैं, एक जज के घर में ही काम कर सकता है। तो ये तो हालत है लोकतंत्र की। और राहुल गांधी और इसकी पोल डांसर मां ने कितने पैसे कमाए हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में डेट ही नहीं मिलती है इनके केसेस की। ये है लोकतंत्र। और राजतंत्र इंस्टेंट फैसला। अब फैसला नेपाल कर रहा है, उसको देखने के बाद मुझे लगता है कि हम सनातनी भी फैसला करने के मूड में आ जाएंगे। और अगर नेपाल का हिंदू जाग सकता है तो हम जागने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। मंजू जी थैंक यू सो मच। एक मैंने बात ऐसा और वीडियो कहूं, कभी देखा नहीं है। एक यस बात प्लीज। और कहूं, महाराज भवानी सिंह को गूगल जरूर कीजिएगा। ये राजस्थान में एक महाराज हैं, गायत्री देवी इनकी पत्नी है, और इन्होंने 71 के वॉर में भारत की बहुत बड़ी सहायता की थी। पाकिस्तान का एक बड़ा एरिया कब्जा कर लिया था और उसके कारण ही इंदिरा गांधी ने सारी गन्स राज परिवारों पे वो की थी। प्रीवी पर्स जो इनको मिलता था वो खत्म किया था। राज परिवारों ने भारत राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण की बहुत बड़ी कीमत चुकाई। तो इस चीज को देखिए। और आपके यहाँ ऐसा नहीं है राज परिवार है नहीं, बहुत सारे हैं। जरूरी नहीं है कि उनके हिसाब से जो महाराजा हो उन्हें आप चुनिए। उस वंश में अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो आप उसे भी ऊपर ला सकते हैं। और इस चीज को धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कि जिसके पास बचपन से किसी चीज की ट्रेनिंग हो। इसीलिए जो पिता सब पहला, माता पिता पहले स्कूल हुआ करते थे। जो बढ़ई है वो अपने बच्चे को बढ़ई मतलब लकड़ी हैंडल करना, लकड़ी पहचानना, ये सब बचपन से सिखाता है। तो जब तक बच्चे 15-16 साल के होते थे, 12-14 साल के होते, तो वो इस विद्या में प्रवीण होते थे। आजकल हमारा 18 साल के व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता। उसके बाद वो 18-19 साल का होने के बाद जब वो ट्रेनिंग लेने जाता है तो अगले 15 साल जो है उसके बर्बाद हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग इसलिए अकर्मण्य, आलसी और निकम्मे होते हैं कि सारा बचपन तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने, अब करने में उनको आलस आता है। तो वो चीज जब आप बचपन से चीजों को करते देखते आ रहे हैं और 1-2 चीजों में आपने सिद्धस्तता हासिल कर ली हो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो राजनीति में भी लगती है, किसी खेल में भी लगती है, हर चीज में लगती है। भारत में गलत व्यवस्था, 5 साल तक कुछ नहीं सिखाएंगे तो आपने आधा काहिल व्यक्ति तैयार कर दिया। क्योंकि आपने जब उसके ब्रेन का विकास हो रहा था, सबसे ज्यादा विकास हो रहा था, तब आपने उस ब्रेन को ट्रेन नहीं किया, उसको आइडल छोड़ दिया। अगर बच्चे की ट्रेनिंग, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु का शिक्षण हो रहा था और आप 5 साल के बच्चे को कुछ नहीं सिखाना चाहते हैं। तो आप देखिए जो आपकी व्यवस्थाएं थी और अभी जो व्यवस्था है, इतना परिवर्तन इसमें आ गया है। और इसी परिवर्तन को आपको रिवर्स करना होगा अगर आप सुखी जीवन चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। आपका तो जो हो गया हो गया। जी मंजू जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और जो बात आपने गायत्री देवी की बोली है उसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया था कि इंदिरा गांधी ने क्या कुछ किया उनके साथ, सिर्फ इसलिए कि उस राज परिवार ने इस देश की मदद करी थी युद्ध के टाइम पर। और इंदिरा गांधी को गुस्सा आया था कि आपने
इन मुगलों के जो वंशज हैं, यही इंदिरा गांधी एंड पार्टी, इनके आगे कपुत्र पाकिस्तान के लिए आपने ऐसा काम क्यों किया, उनको जीतने क्यों नहीं दिया। इसलिए उनका तो जो देहांत है वो भी जेल में सड़ सड़ कर हुआ था। ये हालत थी, हमारे राजवंशों का हाल किया था इन कांग्रेस ने। बट मुद्दा आज वो नहीं है, मुद्दा है राज परिवार, जो आज नेपाल में डिमांड हो रही है, क्या कल को भारत में भी होगी, ये वक्त बताएगा। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय सिया राम।